नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक सामने आई। हुसैनीवाला जाते समय रास्ते में कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक लिया। आरोप है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब के मुख्यमंत्री को फोन पर फोन करते रहे, मगर चन्नी साहब ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बठिंडा एयरपोर्ट वापस लौटे और उन्होंने पंजाब के अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। इस पूरे मामले में अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सफाई आई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को किसी भी तरह की जान का खतरा नहीं था। यह सफाई चन्नी ने दी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। चन्नी ने बीजेपी पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। की सिक्योरिटी बैच दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है, ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने पूरे देश हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। प्रश्न हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हुआ। बीजेपी पंजाब सरकार पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वाक्य में वो सब कुछ है जो देश को हिला के रख देने के लिए काफी है। मसलन पीएम की जान को खतरा था, पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ, पीएम की जान को जानबूझकर पंजाब सरकार ने मुश्किल में डाला, पीएम की जिंदगी से खिलवाड़ के लिए मुख्यमंत्री चन्नी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल यही कहा पीएम मोदी ने पंजाब के उन अधिकारियों से जो पीएम को छोड़ने बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे। बिल्कुल यही कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया। क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। तो इस वाक्य की संवेदनशीलता को समझते हुए आगे बढ़िए और इस वाक्य के पीछे जो कुछ भी घटा उसे साक्षात देखिए। ये तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर में हुसैनीवाला जाने वाले रास्ते की हैं। यहाँ गाड़ियों का रेला लगा है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोक लिया गया, ऐसा आरोप है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी इसी रास्ते पर 15 से 20 मिनट तक रुके रहे, क्योंकि रास्ता रोकने वालों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था।
चाहे राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र का हित हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी को अपनी निजी राजनीति के तराजू पर तौलते तौलते आज वह इस सीमा तक आ गए कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, मोदी जी के प्रति वैमनस्य, मोदी जी के प्रति घृणा, मीन्स बोथ इन द जेलसी, कंटेम्प्ट एंड हेट्रेड, सरकार के रूप में अपना संवैधानिक दायित्व, राजनैतिक दल की मर्यादा और मानव जीवन का मूल्य यानी इंसानी जान की कीमत, तीनों को तार तार कर दिया। काफी देर तक पीएम मोदी यहाँ फंसे रहे और अंत में भटिंडा वापस लौटे और लौटते वक्त अधिकारियों से यही कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। बीजेपी कह रही है कि पीएम के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है। नड्डा जी ने फोन किया चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂग्रेस पार्टी ਦੇ वर्कर्स ने जिन्हों ने यह काम किया है। पीएम बठिंडा उतरे थे, बठिंडा के बाद उन्होंने अपना हुसैनी वाला की ओर कूच किया, लेकिन सरकार ने बीच रास्ते में हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते। ऐसी है ये पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था। बीजेपी के नेता सीधा आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगा रहे हैं और गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम और दौरे के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। ऐसे में नियमों के मुताबिक राज्य को सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना तैयार रखने की जरूरत थी। साथ ही आकस्मिक प्लान को देखते हुए पंजाब सरकार को सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैयार करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सड़क के रास्ते से जाना पीएम के कार्यक्रम का हिस्सा था ही नहीं। आज जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जरूर बातें की जा रही हैं। आज जेपी नड्डा जी ने, एक और सम्मानित केंद्रीय मंत्री महोदया ने बहुत सारी बेतुकी और बचकाना बातें कह दी। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर करारा हमला किया गया। ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। जबकि आम आदमी पार्टी ने पीएम पर ही पलटवार किया। संजय सिंह ने ट्वीट किया, सम्मान देने से सम्मान मिलता है प्रधानमंत्री जी। एक रैली रद्द होने की वजह से आप इतने गुस्से में हैं। जरा उन 750 किसान परिवारों के बारे में सोचिए जो आपकी जिद की वजह से किसान आंदोलन में शहीद हो गए। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि किसान मेरे लिए थोड़ी ही मरे हैं। आपको बता दें कि खराब मौसम की वजह से पीएम ने सड़क का रास्ता चुना था, लेकिन रास्ते में अवरोध हुआ, पीएम की रैली रद्द हुई और बखेड़ा बड़ा हो गया। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर आ रही है। इस बीच केंद्र सरकार एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री ने यह साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब सरकार से सुरक्षा में चूक को लेकर रिपोर्ट मांग ली गई है। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में फिरोजपुर के एसएसपी हरमन हंस को सस्पेंड भी कर दिया गया।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई ये चूक वाकई बेहद गंभीर मामला है। आगे बढ़ते हैं और एक और गंभीर मामले पर आइए बात करते हैं। जी हां, हमारे देश में कोरोना का विस्फोट हो चुका है। दिल्ली और महाराष्ट्र में तो स्थिति बेकाबू हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है और वो तेजी मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली में आज कोरोना का विस्फोट हो गया। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ गए हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 10,665 नए मामले दिल्ली में सामने आ गए। दिल्ली में अब संक्रमण दर 11.88% तक पर पहुंच चुका है और इस जानलेवा वायरस से 8 लोगों की मौत भी हुई है। जहां कोरोना से दिल्ली अकेले में 8 लोगों की मौत हो गई है। 12 मई के बाद एक दिन में अभी तक सबसे ज्यादा केसेस हैं। 24 घंटे में यह आंकड़ा करीब 2 गुना हो चुका है। मंगलवार को दिल्ली में 5,481 केस थे और आज 10,665। इससे पहले कल मुंबई में भी एक दिन में 10,000 से ज्यादा केसेस आए थे। बारह मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस, 15,000 से ज्यादा केसेस। एक और बड़ी खबर, मुंबई में आज इस समय 15,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। तो दिल्ली और मुंबई में कोरोना विस्फोट, दिल्ली और मुंबई की हालत बहुत बुरी। कोरोना विस्फोट हो गया। 24 घंटे के अंदर 10,665 नए केस, 8 की मौत, एक दिन में 2 गुने केस। मुंबई में 24 घंटे के अंदर 15,000 से ज्यादा और देश भर में कोरोना के 58,000 से ज्यादा केस। ये बहुत गंभीर आंकड़ा है। लाख मना किया गया लेकिन लापरवाही नहीं रुकी। बहुत समझाया गया मगर न मास्क पहना, न 2 गज की दूरी मानी और परिणाम सामने है। जिस बात का डर था वही हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर तूफान बनकर आई है। हर शहर से कोरोना संक्रमितों का जत्था निकल रहा है। वैज्ञानिक कह चुके हैं कि इस महीने के अंत तक देश में रोजाना 20 लाख तक केस आ सकते हैं। 4 जनवरी को 37,379 नए मामले सामने आए थे। महज 24 घंटे में 58,097 नए मरीज सामने आए। ऐसा लग रहा है जैसे क्रिसमस, नए साल के जश्न और चुनावी रैलियों ने मिलकर कोरोना की तीसरी लहर को 2022 में आने की दावत दी है। अब देश भर से कोरोना को लेकर मचे हड़कंप की खबरें आ रही हैं। बॉलीवुड पर कोरोना ने पहले ही हमला बोला था। वैसे भी मुंबई में बीते 24 घंटे में 10,000 के पार केस हैं। अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मुंबई में लगातार कोविड मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में पिछले कुछ समय में बॉलीवुड स्टार्स भी कोविड की चपेट में आ रहे हैं। अब एक मामला सामने आया है जहां पर अमिताभ बच्चन के घर का एक स्टाफ भी पॉजिटिव पाया गया है। ये टेस्ट रविवार के दिन कराया गया था और उसी में पता चला कि अमिताभ बच्चन के घर पे काम करने वाला एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव है। बीएमसी की माने तो बच्चन परिवार का कोविड टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कर्मचारी कोई भी सीधे कनेक्शन में या सीधे टच में बच्चन परिवार के साथ नहीं था। मुंबई में ही मुसाफिरों को एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक ले जाने वाली बेस्ट के 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें बस के ड्राइवर भी शामिल हैं जो मुसाफिरों के साथ चलते हैं। मुंबई के ही जेजे अस्पताल में 61 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अब महाराष्ट्र में 180 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं। सोनू निगम जो दुबई में हैं, उनके साथ उनकी पत्नी और उनका बेटा कोरोना पॉजिटिव हैं। महाराष्ट्र में अब अगले 24 घंटे में 25,000 नए मरीज आने का अनुमान खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे लगा रहे हैं। अभी जो संख्या आई है उसमें 25,000 भी अगर है तो भी करीबन 90% एसिम्प्टोमेटिक है। इसीलिए ये बहुत ही मैं तो ये बोलूंगा कि जो थर्ड वेव का जो अंदेशा हमें लग रहा है उसका जो एसिम्प्टोमेटिक का प्रमाण है निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम होम क्वारंटीन पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे, ज्यादा जोर लगा रहे।
एक तो रेस्ट्रिक्शंस के बारे में एक जो मुद्दा पूछा गया है, तो रेस्ट्रिक्शंस के बारे में हम लॉकडाउन यह परिभाषा अभी करने वाले भी नहीं है और लॉकडाउन का आज इमीडिएटली सोचने वाला बात भी नहीं है। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है कि देश की राजधानी में तीसरी नहीं 5वीं लहर आ चुकी है। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। दिल्ली में कोरोना संकट आखिरी स्तर लेवल 4 यानी रेड अलर्ट पर पहुंच गया है, लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार वीकेंड कर्फ्यू लगाने के अलावा कोई बड़ा कदम उठाने से हिचकती नजर आई है। हालांकि कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुद कहा कि हालात विकट हैं। इस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी आशंका है कि केसेस में हो भी सकते हैं। अब ये पहले भी हमेशा ये रहा है कि आप ये तो एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, आप जैसे करते चले जाओ उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। ऐसे विकट हालातों में भी सजग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार कोरोना की जो लहर आई है उसकी रफ्तार पहले वाले वेरिएंट से कहीं ज्यादा है। इसलिए किसी भी स्थिति में नियमों को जरूर मानें। कोविड के नियम ही आपको इस खतरनाक वायरस से बचा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केसेस, मुंबई में 15,000 से ज्यादा केसेस। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 24 घंटे में करीब 2 गुना कोरोना के केसेस उत्तर प्रदेश में बढ़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में कोरोना का नया आंकड़ा अब 2,000 को पार कर गया है। इसे देखते हुए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में होने वाली अपनी सभी रैलियां रोक दी हैं। कल से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी। देश में कोरोना की रफ्तार और उत्तर प्रदेश में चुनाव का सवाल। हर पार्टी सड़कों पर पूरा जोर लगा रही है। न सोशल डिस्टेंसिंग, न कोई कोरोना प्रोटोकॉल। खुलकर नियमों की धज्जियां इन रैलियों में उड़ाई जाने लगी। एक तरफ मंचों से कोरोना को लेकर संदेश तो दूसरी तरफ रैलियों की ऐसी तस्वीरें। एक तरफ कोरोना को लेकर नई नई सख्त गाइडलाइन तो दूसरी तरफ रैलियों की भीड़ ने हर पार्टी को चुनावी धृतराष्ट्र बना दिया था। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अब पार्टियों की आंखों से पर्दा हटना शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 9 जनवरी को पीएम मोदी की लखनऊ में होने वाली रैली रद्द हो सकती है। वहीं कांग्रेस ने अगले 2 हफ्तों के लिए उत्तर प्रदेश में रैलियों और कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद ये फैसला लिया है। कांग्रेस ने बड़ी रैली के अलावा शक्ति संवाद और मैराथन के कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई है। कोरोना को देखते हुए कांग्रेस गांवों में छोटी छोटी नुक्कड़ बैठक करेगी। वहीं डोर टू डोर संवाद कार्यक्रम भी जारी रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस छोटी जनसभाओं के अलावा वर्चुअल रैली करेगी। इसके अलावा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रचार पर जोर दिया जाएगा। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसको रोकना चाहिए वही उसको फैला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियां देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की रैलियां देख लीजिए। कहीं आपको जनता के बीच प्रिकॉशन के साथ कोई रैली नहीं हो रही। यही इन्होंने बिहार में किया, यही बंगाल में किया और अब इन 5 राज्यों में करने जा रहे हैं। उधर 5 राज्यों में चुनाव और कोरोना के बढ़ते मामलों ने चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ा दी है। चुनाव आयोग कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने एक अहम बैठक की। आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में इस बात पर भी विचार हुआ कि राजनीतिक दलों, मतदाताओं और उम्मीदवारों पर निगरानी रखी जाए और जरा सी भी लापरवाही पर
तुरंत एक्शन लिया जाए। दरअसल पिछले 2 सालों में हुए बिहार समेत कुछ राज्यों के चुनाव और फिर बंगाल, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के दौरान गाइडलाइन तो जारी हुई, लेकिन उस पर अमल को लेकर सभी उदासीन रहे, चाहे वो राजनीतिक दल हो, नेता हो, जनता या खुद निर्वाचन आयोग। ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान भी चुनाव में तैनात कई शिक्षकों की मौत ने सवाल खड़े किए थे। यूपी सरकार भी 6 जनवरी से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर रही है, जिसमें नियमों को और सख्त किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 6 से 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक के लिए बंद कर दिया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। अभी पूरे प्रदेश में ये रात 11 से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू है। किसी भी जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1000 से ज्यादा होने पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को 2 घंटे बढ़ाया जाएगा। ये रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थल 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। शादी समारोह में बंद स्थानों में एक समय में 100 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। खुले स्थान पर समारोह में ग्राउंड की कुल क्षमता के साथ 50% लोगों की अनुमति होगी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों, स्मारक, धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्तरां में बिना स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के किसी का भी प्रवेश वर्जित होगा। बहरहाल यूपी में कोरोना की रफ्तार जारी है और सिर्फ सावधानी ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। आज तक ब्यूरो। बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।